channel VS Medical Classes. So friends, in this video we will discuss about the fracture of neck femur. Okay friends, so guys इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो नेक होती है फीमर की उसमें किस किस तरीके का फ्रैक्चर होता है, बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं. तो आज की वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली. सो शुरू करते हैं आज का वीडियो. देखिए सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके एनाटॉमी के बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली नेक का जो स्ट्रक्चर होता है फीमर का वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या होता है बेसिकली. तो सिंपली आप ये डायग्राम देखिए इस तरीके से. ये हमारा हेड होता है फीमर का. तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है हमारा फीमर का. ठीक है, और मैंने अभी समझ लीजिए आप अपर एंड की बात चल रही है, नॉर्मली लोअर एंड की बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पर देखिए सिंपली समझते हैं सबसे पहले हेड के बारे में. ठीक है, तो देखिए ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक मीन जहाँ पर ये हेड एंड हो रहा है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट है ये हमारा हेड है. ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरट्रोकेंटिक लाइन होती है बेसिकली, सिंपल आप ऐसे समझिए. तो जहाँ पर हेड हमारा खत्म हुआ ये वाली लाइन होती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. तो हेड के एंड से लेकर के इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है फीमर में वो कहलाता है आपका नेक. ये वाला पार्ट है नेक. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो फ्रैक्चर होगा उसको डिस्कस करने वाले हैं हम आज. ठीक है, अब देखिए किस तरीके से फ्रैक्चर हो सकता है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले हमने ये समझा, नॉर्मली हम इसको इसकी बेसिक एनाटॉमी कह सकते हैं. इसके साथ साथ इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं थोड़ा सा. देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको. एक होता है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर. तो बेसिकली ये जो नेक का जो जितने भी फ्रैक्चर होते हैं सब इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर हैं. क्यों? क्योंकि जो ये जो नेक होती है कैप्सूल के अंदर रहती है बेसिकली. ठीक है, तो जो भी पार्ट हमारा कैप्सूल के अंदर है अगर उसके अंदर फ्रैक्चर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर. ओके गाइज, तो अभी यहाँ पर हम समझते हैं इसका थोड़ा सा ब्लड सप्लाई की बात बता रहा था मैं आपको. तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है बेसिकली एक होती है हमारी लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ठीक है, फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, तो वो हमारी एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक रिंग बना लेती है. ठीक है, और बेसिकली हम बात करें इसकी ब्लड सप्लाई के सोर्सेज की, तो वो होता है हमारा जैसे कि एक आर्टरी आपकी यहाँ से जाती है, यहाँ पर हमारा होता है फोबिया इसमें. तो यहाँ पर एक आर्टरी होती है बेसिकली, और एक आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांच होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी की टर्मिनल असेंडिंग जो ब्रांच होती है, असेंडिंग टर्मिनल ब्रांच, एक वो इसकी ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, और आपका रेटिनाकुलर से भी एक ब्लड सप्लाई इसको मिलती है. तो ये कुछ नॉर्मली इसकी ब्लड सप्लाई होती है बेसिकली. ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट को समझेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें एवियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस फ्रैक्चर में. ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की. सो गाइज बेसिकली ये जो फ्रैक्चर है आपका फीमर की नेक का, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ओल्ड एज में. अब ओल्ड एज में कॉमन क्यों होता है इसको समझते हैं. तो यहाँ पर बात चलिए मैकेनिज्म ऑफ इंजरी. मैंने बताया ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. ओल्ड एज में कॉमन होने का कारण होता है इसका ओस्टियोपोरोसिस. तो ये हमारा ओस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है. ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बेसिकली आपकी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बोन वीक हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ही कम फोर्स से भी आपका ये फ्रैक्चर हो सकता है. और बेसिकली ओल्ड एज में जैसे सपोज एक रोटेशनल इंजरी हो सकती है, तो किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि एक ओल्ड पर्सन आपका स्टीयरिंग कर रहा हो या फिर किसी कारपेट से उनका पैर स्लिप हो जाए अचानक से. तो इस तरीके की अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो उसमें नेक फ्रैक्चर फीमर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो बेसिकली आपका यंग्स में भी हो सकता है, यंग एडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर फोर्स ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा चाहिएगा. ठीक है, और बच्चों में ये अनकॉमन होता है बेसिकली, उनमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये रहा कुछ इसका इंट्रोडक्शन और एक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, और कुछ थोड़ी सी हमने इसकी एनाटॉमी भी समझी. अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की. तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. ठीक है, तो इसको देखते हैं बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन को. तो देखिए बेसिकली इसमें यहाँ पर हमारा 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है. एक होता है आपका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन,
एक होता है पावल्स और एक होता है गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की। तो देखिए एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमें फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करना है, एक बेसिक डायग्राम। तो ये एक डायग्राम है बेसिक सिंपल, इसको ऐसे समझिए आप। इसमें देखिए आप बेसिकली जैसा मैंने ये बताया था हेड, ठीक, और यहाँ से इंटरट्रोकेंटिक लाइन, ये बीच का स्पेस हो गया हमारा नेक का। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्चर किस किस तरीके से हो सकता है। इसमें बेसिकली 3 तरीके का फ्रैक्चर होता है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में 3 तरीके का फ्रैक्चर होता है बेसिकली। तो एक फ्रैक्चर ये, एक यहाँ पर हो सकता है और एक आपका यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 3 बताया आपको। तो ये क्या है, हेड। हेड को बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज में कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फ्रैक्चर होगा इसका नाम हो जाएगा ट्रांस कैपिटल, सॉरी सब कैपिटल, क्योंकि हेड के नीचे है तो इसका नाम हो जाएगा सब कैपिटल, ये हो जाएगा सब कैपिटल, ठीक है। अब एक दूसरा इसमें जो है ये नेक वाला पार्ट है, बिल्कुल नेक के बीचों बीच, तो इसको कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल, ट्रांस सर्वाइकल, ठीक। और ये जो है ये वाला जो फ्रैक्चर है ये आपका बिल्कुल नेक के बेस पर है, तो इसको कहते हैं बेसल। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स का आपका फ्रैक्चर होता है बेसिकली, 3 तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं पावल्स क्लासिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर पावल्स क्लासिफिकेशन को समझने से पहले मैं यहाँ पर आपको 2 फोर्स के बारे में समझाऊंगा, एक शेयर फोर्स के बारे में और एक कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, जो कि आपका इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पावल्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझाते हैं हम आपको शेयर फोर्स क्या होता है बेसिकली। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इसके अलग अलग एंड पर, एक फोर्स लगेगा यहाँ और एक फोर्स लगेगा यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन को, इस पर्टिकुलर फोर्स को हम कहते हैं शेयर फोर्स, ठीक है। ये हो गया शेयर फोर्स। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। अब देखिए ये भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन एक ही लाइन में है, अगर हम बात करें लेकिन इसमें क्या है अलग अलग एंड पर है, एक ही लाइन में नहीं है, तो इसका क्या रोल है बेसिकली। यहाँ पर मैंने आपको शेयर फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों समझाए, इसका रोल क्या है बेसिकली इसको समझिए आप। तो पावल्स क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एक मतलब इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है पावल्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी जो रेंज है, उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है बेसिकली। अभी हम समझाते हैं आपको डिटेल में। देखिए यहाँ पर पावल्स क्लासिफिकेशन का डायग्राम ये है, ठीक, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बेसिकली, इन्होंने एक एंगल के बेस पर फ्रैक्चर को डिवाइड किया गया है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये जो एंगल है ये आपका चेंज हो जाता है रिडक्शन के बाद, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, ये जो आपका पावल्स क्लासिफिकेशन है, इसकी वैल्यू, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी मीन्स रिडक्शन के बाद ही होती है बेसिकली, ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। देखिए अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर मैंने 3 तरीके से डायग्राम बनाया हुआ, मीन्स 3 एंगल दिखाए गए हैं इसमें। तो पहले इस एंगल को समझते हैं, एंगल किस किस के बीच का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक बेसिकली एक लाइन दिखाई गई है। तो गाइज ये जो लाइन है ये है आपकी फ्रैक्चर लाइन, मीन्स यहाँ पर फ्रैक्चर इस डायरेक्शन में हुआ है, इस लाइन में हुआ है। ये भी आपकी फ्रैक्चर लाइन है और ये भी आपकी फ्रैक्चर लाइन, ठीक। तो इस फ्रैक्चर लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक एंगल बनवा देते हैं इसका। ये वाली जो लाइन में दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ये इसी को हमने इमेजिनरी लाइन के थ्रू आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो कि फ्रैक्चर लाइन का एक उसी के आगे का पार्ट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एंगल बन जाता है। अब इस एंगल की क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, इस पूरे का कंक्लूजन देखिए मैं कैसे बताता हूँ आपको। इसमें देखिए सिंपली वही वाला फंडा आएगा अभी जो मैंने आपको शेयर फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स वाली बात बताई थी। अब यहाँ पर आप देखिए 30 डिग्री वाले केस में, 30 डिग्री वाले केस में देखिए क्या हो रहा है कि ये जो फ्रैक्चर लाइन है ये लगभग हॉरिजॉन्टल है, मीन्स हॉरिजॉन्टल से बहुत थोड़ी सी कम है। देखिए यहाँ पर समझिए आप, एक लाइन जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है, ये जो फ्रैक्चर लाइन है कुछ इस तरीके से है,
यहाँ पर ये जो लाइन है फ्रैक्चर वाली लाइन कुछ इस तरीके से है, और ये जो एंगल बनना है आपका ये 30 डिग्री बनना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर यहाँ पर इतना ज़्यादा शेयर फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर फर्स्ट केस में आपका इतना ज़्यादा शेयर फोर्स नहीं लगेगा, सेकंड केस में आपका शेयर फोर्स बढ़ जाएगा, और थर्ड केस में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स बढ़ने से क्या होता है बेसिकली, जो शेयर फोर्स बढ़ने से क्या हो रहा है बेसिकली, जो प्रोग्नोसिस है, मीन जो यूनियन वाला पार्ट है, मीन जो हीलिंग वाला पार्ट है फ्रैक्चर का, वो डिले हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा शेयर फोर्स होता है उतना ज़्यादा आपका हीलिंग में प्रॉब्लम आती है, उतना ज़्यादा आपका प्रोग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जैसे ये वाला एंगल है इसमें आपका ये, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक जो शेयर फोर्स है वो बहुत ही कम है। एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर जो बिल्कुल ये बस बहुत थोड़ा सा इनकी लाइन के बीच में डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं इसी एंगल को बढ़ा दूँ, ये जो मैंने फ्रैक्चर वाला एंगल बना रखा है, अगर मैं इसी एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बढ़ाया हुआ है 50 डिग्री वाला, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है 50 डिग्री वाला। तो इसमें देखिए बेसिकली क्या होगा कि जो शेयर फोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें जो शेयर फोर्स है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक। अगर मैं इसको प्रॉपरली देखूं तो वो जो वेट बेरिंग फोर्स मीन जो आपका ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और जो शेयर फोर्स है वो यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर है, तो शेयर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि जो शेयर फोर्स है वो एक तरीके से इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल है इनके कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर भी आपका शेयर फोर्स कंप्लीटली आ गया है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला जो शेयर फोर्स है बहुत ही कम है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल करके आता है इस पूरे का कि जितना एंगल कम होगा उतना प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितना एंगल कम होगा, अगर हम बात करते हैं पावल्स एंगल, बेसिकली इस एंगल को हम कहते हैं पावल्स एंगल, ये होता है हमारा पावल्स एंगल। तो जितना आपका पावल्स एंगल कम होगा उतना प्रोग्नोसिस आपका अच्छा होगा। तो हम इसको इस तरीके से एक फॉर्मूले के बेस पर हम बता सकते हैं आपको। देखिए सिंपली बन गया आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर कि पावल्स एंगल जितना कम होता है, जितना कम होगा पावल्स एंगल, प्रोग्नोसिस इतना अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि द प्रोग्नोसिस ऑफ द नेक फ्रैक्चर फीमर ऑन द बेसिस ऑफ द पावल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिकली, ये रिलेशन एक निकल करके आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये पावल्स एंगल मीन्स पावल्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने अभी तक दो क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए, एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एक पावल्स क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं गार्डन्स क्लासिफिकेशन की। तो देखिए गार्डन क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें सिर्फ इन्होंने 4 टाइप्स बताए हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए इसको समझते हैं सिंपली, मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट भी बनाए हुए हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहला फ्रैक्चर होता है इसमें इनकम्प्लीट। गार्डन्स के अकॉर्डिंग अगर जैसे फ्रैक्चर है, मान लीजिए जब ये फ्रैक्चर हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। ये अब देख रहे हैं इसमें, अब ये फ्रैक्चर हुआ यहाँ पर, अब ये फ्रैक्चर बस इतना है, तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, मीन्स पूरा नहीं हुआ। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हुआ पहली बात। तो जब इनकम्प्लीट है तो डिस्प्लेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, कंप्लीट फ्रैक्चर है बट अनडिस्प्लेस्ड, इसी को हमने आगे बढ़ा दिया। कंप्लीट फ्रैक्चर है लेकिन जो फ्रैक्चर एंड है वो अभी भी अपनी जगह पर है, बस फ्रैक्चर कंप्लीट है, ठीक है। तीसरा केस, कंप्लीट फ्रैक्चर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी बोन है फ्रैक्चर के बाद हल्की सी शिफ्ट हो गई, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए हेड को हम हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं, आप ऐसे समझिए इसको। तो हल्का सा क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया फ्रैक्चर के बाद, ये पार्शियली डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या है कि कंप्लीट फ्रैक्चर फुली डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो गाइस इस तरीके से ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है आपका फ्रैक्चर फीमर का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, आई होप सो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।